आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 33, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमंगल। गांव के मंगल का अब कोई उम्मीद नहीं। हर गौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो, बौना और बलदेवा से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन, राम नाम का लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगा? सुमृतदास बेतार की जीभ थकती नहीं, सुबह से ही बक बक करता जा रहा है। ततमा टोली में, पासवान टोली में और कोयरी टोली में घूम घूम कर वो लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार आप एकदम चुपचाप रहिए। जिन लोगों को दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नॉक्स बता देंगे। वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद ने कभी कोई नोक्स हमसे छिपा कर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमृतदास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। सुसलिंग मुसलिंग क्या करेगा? सुमृतदास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश हवास दुरुस्त रखकर बोला करो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल लाल हैं। सुबह से ही वो सुमृतदास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर परोपगंडा कर रहा है। अटर पटर यानी अलूल जलूल, समझे? हाँ, पीछे ये मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोले हैं? पूछो, लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण। सुसलिंग पार्टी। सुसलिंग मत कहिए, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं है और मुंशियाती बघारते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से जमीन छुड़ाना हंसी ठट्टा नहीं। पार्टी के एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पास हो गया है। संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करहत साहब को गुस्से में ऐंठते देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमृतदास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों की भी दुखधुकी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुल्म हो जाएगा। अलबत्त देह बनाया है कलिया कालीचरण ने, देखकर डर लगता है। सुसली सुसली सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से जलजल कर रहा है। संघर्ष क्या होगा? डा डिग्गा डा डिग्गा। संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजता रहता है। डा डिग्गा डा डिग्गा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं, झुमुर झुमुर। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गूलर के बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सुअर के बच्चे भी किलबिल कर रहे हैं। हल के फाल को तोड़कर तीर बनाओ, लोहा महंगा है। रे हाय रे हाय, डा डिग्गा डा डिग्गा। कालीचरण ने कहा है संघर्ष करेंगे, संघर्ष क्या, परस्ताब क्या। रिंग रिंगता धिनता, डा डिग्गा डा डिग्गा। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बधना पर्व की रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूं। बधना पर्व संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व है। धरती का मोह भी नहीं टूट रहा। प्यारी हमारे दादा परदादा पुरैनिया के जेल में मर खप गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दूधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे।
उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए। रिहाय रिहाय। रिंग रिंग ता धिन ता डा डिग्गा। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपये बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे, तुम लोग बेवकूफ हो। ये जमीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई जमीन पर दफा 40 की दरखास्त करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे। ये तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी की दौड़ धूप करने की क्या जरूरत? अरे सुखानुदास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का? जरा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों की खुराकी भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवीकार नेताजी लोगों को देना पड़ता था। 10 रुपये नकद। सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई है वो यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो। राज से मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय बैल बाछा बाछी और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहा है। जमीन, जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं, जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कोयरी टोले के भजू महतों की जमीन उसी का भगिना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की जमीन पर उसका चचा रामेसर नजर लगाए बैठा है। सोबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रैयतों की नीलाम हुई जमीन खेलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमिरत दास कहते हैं, ये बात गुपुत है, किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं। लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावनदास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम्ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरैनी आ रहे हैं। कामरेडों ने 5 ही दिनों में 300 रुपये वसूल किए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपये दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा। गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और सिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लॉर्ड पीसर भी लाना होगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। करखा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थीं वहां थीं तो थीं, अब अच्छी हो गईं तो वहां रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थीं तभी से उड़ती थीं। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थीं। रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, एमएलए, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापका जी हार कर चुप हो गईं। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके वो 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहां भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं। पाजामा और कुर्ता पहनती हैं। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। अधनाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंख है। करघा मास्टर को वो तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जोलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे। जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं।
मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती हैं। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें। क्या करेंगी व्यवस्थापिका जी? ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वो जानती हैं। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए। बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वो गाड़ी सीधे कटिहार जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है। सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है। जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी। बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोली झंडा खेलावन के यहां से हटा लिया है। बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है। लेकिन बालदेव जी साधु आदमी हैं, मान अपमान से परे हैं। वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत रामस्वरूप गुसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावनदास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है। किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वो गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गंगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 33, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।